अब हम आएंगे ईसी सेक्शन पर। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कॉलम में टीसी के बाद क्या आ गया, ईसी। तो ईसी पे मैंने क्लिक किया। ईसी में पहली जो सीट आती है आपकी साइस्मिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो साइस्मिक रेजिस्टेंस में पहला जो आपका सेक्शन है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ईसी सेक्शन जो है आपका, जो टीसी सेक्शन था वो डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन पे डिपेंडेंट था। जो आपका ईसी सेक्शन है वो आपके डैम के प्रेजेंट कंडीशन पे, मतलब कि जो आप प्री और पोस्ट मानसून इंस्पेक्शन में देखते हैं उसके बेसिस पे है। तो आप ईसी सेक्शन फिल करने से पहले यदि आप अपनी लेटेस्ट मानसून इंस्पेक्शन की रिपोर्ट अपने पास रख लेंगे तो आपको आसानी होगी इस ईसी कंपोनेंट को फिल करने में। तो पहला ऑप्शन तो है पास्ट साइस्मिक इवेंट का। तो पास्ट साइस्मिक इवेंट, जो भी हमारे कंट्री में मेजर साइस्मिक इवेंट्स हुए हैं वो हमने इस एफएक्यू में हिमालयन फ्रंटल आर्क, पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये तीनों का स्पेसिफाई कर दिया है। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके डैम ने कोई मेजर अर्थक्वेक फेस किया है कि नहीं, और यदि फेस किया था तो उसने कैसा परफॉर्म किया, वो आप अपने डैम के डेटा के अकॉर्डिंग कर ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब दूसरा है रेजिलियंस टू साइस्मिक इवेंट। तो इसमें ये आपसे पूछा गया कि आपका डैम टाइप क्या साइस्मिक इवेंट के लिए रेजिलियंट है कि नहीं। तो इसमें हमने एफएक्यू में बताया हुआ है कि जो एम्बैंकमेंट डैम्स विथ गुड अमाउंट ऑफ फ्रीबोर्ड होते हैं वो दे आर मोर रेजिलिएंट इन कंपैरिजन टू एम्बैंकमेंट डैम विथ लेस अमाउंट ऑफ फ्रीबोर्ड। सिमिलरली कंक्रीट डैम्स आर मोर रेजिलिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एम्बैंकमेंट डैम्स। तो उनके बेसिस पे आप इनको आंसर करना होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये ऑप्शन सबसे अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे पहला ऑप्शन है कि यदि आपका डैम कंक्रीट ग्रेविटी डैम है और एम्बैंकमेंट डैम विथ फ्रीबोर्ड, तो आप बोलेंगे कि आपका डैम टाइप रेजिलिएंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो लेस रेजिलिएंट, अकॉर्डिंगली आप अपने ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड देन थर्ड वन इज दैट वेदर योर डैम रिक्वायर एनी अपग्रेड और नॉट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप उस डेटा के अकॉर्डिंग ऑप्शन को फिल कीजिए। यदि आपके पास डेटा नहीं है तो आपने हमने जो एफएक्यू दिया है उस एफएक्यू के बेसिस पे जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसको चूज कीजिए, थोड़ा सा अपना लॉजिकल रीजनिंग लगा के, ठीक है। अब इस सीट में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमने इस सीट को सेव कर दिया, सेव करने पे लेट से मुझे यहाँ पे 6 स्कोर असाइन हुई, लेकिन मैं इस 6 स्कोर से अनसेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है कि मेरे डैम को इसमें कम स्कोर मिलना चाहिए, ज्यादा स्कोर मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे एडिट फाइनल स्कोर बटन का यूज करके अपने स्कोर को एडिट भी कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे कैलकुलेटेड स्कोर तो 6 आया, मैं इसको 6 से बढ़ा या घटा सकता हूँ। लेट से मैं इसको घटा के 4 कर दिया। बट इस कंडीशन में आपको प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने अपने सीट के स्कोर को क्यों चेंज किया। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके डैम को इस सीट में थोड़ा कम स्कोर करना चाहिए या थोड़ा ज्यादा स्कोर करना चाहिए। तो वो आपको जस्टिफाई करने के बाद आप अपने इस सीट के स्कोर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे चेंज किया, अब मैं सेव फाइनल स्कोर पे करूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेटेड स्कोर तो 6 था बट फाइनल स्कोर 4 होके ये सेव हो गया। मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट है आपका EC2 अवेलेबल फ्लो डिस्चार्ज कैपेसिटी। यहाँ पे केवल आपको परसेंटेज इनपुट करना है। परसेंटेज किस चीज का इनपुट करना है, इनपुट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल डिस्चार्ज कैपेसिटी एज द परसेंटेज ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज कैपेसिटी। यानी कि आपका जो डिजाइन हुआ था जो डिस्चार्ज कैपेसिटी, उसमें कितना रिडक्शन आया है जो आज के डेट में अवेलेबल है। तो वो रिडक्शन किन रीजंस के कारण हो सकता है, रिडक्शन ड्यू टू डाउनस्ट्रीम चैनल कैपेसिटी और आउटसाइड इंटरवेंशन और अदर सर्कमस्टांसेस। So let's say for example my dam was designed for design discharge capacity was 1000 and the available discharge capacity is 600. So what I will write here, 60%. So you have just to write the enter the percentage। आपको केवल परसेंटेज इनपुट करना है और इस परसेंटेज के बेसिस पे आपका स्कोर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये आपको पैटर्न दिया गया है कि कितना परसेंटेज रहेगा तो आपको कितना स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया। Now we will move to EC3 flow discharge equipment। ये आपकी जो सीट है EC3 की, this is the sheet based upon your hydromechanical equipment। जो आपके गेट्स होते हैं और फ्लो डिस्चार्ज इक्विपमेंट उनके बेसिस पे है। तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सीट है। आपको आपके अपने हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट की टेस्टिंग करते हैं कि नहीं,
गेट्स की स्ट्रक्चरल कंडीशन कैसी है, कंड्यूट्स क्या यदि वो आईडीएफ पास करने के लिए डिजाइन किए गए थे तो क्या वो कैपेबल हैं आईडीएफ पास करने के लिए कि नहीं, ओएनएम ब्लॉकेजेस। सो बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन यू कैन वेरी इजीली आंसर दिस शीट। ओके, now we will move to EC for backup power. So these are very simple sheets. I will not devote much time on EC4C. TC is quite bit technical, so I devoted much time on TC section. But EC is very straightforward based upon your present condition of the dam. So EC4 is backup power. So simply if you have no backup power और बैकअप पावर बेस्ड अपॉन दैट यू कैन चूज द ऑप्शन। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके डैम साइड पर बैकअप पावर है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे और आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लेट्स से यदि आपके पास डैम साइड पे बैकअप पावर नहीं है तो आपसे फर्दर पूछा जाएगा कि क्या आपके नेबरिंग साइड पर बैकअप पावर है कि नहीं। ओके, तो ये नेबरिंग साइड वाला क्वेश्चन तभी अपीयर होगा जब आप चूज करेंगे कि नो बैकअप पावर। ओके, यदि आपके साइड पे ही बैकअप पावर है तो नेबरिंग साइड की जरूरत ही नहीं है, तो वो आपसे नेबरिंग साइड वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें स्टेट्स का ये रहता है कि यदि हमारा डैम मैनुअली ऑपरेटेड है तो क्या बोल करें। तो ये ऑब्वियसली यदि आपका डैम मैनुअली ऑपरेटेड है तो बैकअप पावर की जरूरत ही नहीं है, तो आप उस केस में फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। ओके, ये करते हुए हम इसको सेव करते हैं। इसके बाद आपका आता है EC5 एक्सेस टू डैम साइट। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। आप अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं प्री और पोस्ट में, उसको देख के आप ये शीट फिल कर सकते हैं। एंड देन वी हैव EC6 कंक्रीट ग्रेविटी डैम। अब यहाँ पे जो बात की गई है कंक्रीट ग्रेविटी डैम की, ये आपके नॉन ओवरफ्लो सेक्शन की बात है। लेट्स से आपका डैम अर्दन डैम है विथ स्पिलवे, स्पिलवे आपका कंक्रीट का है और आपका डैम अर्दन डैम है, तो आप इस सीट को नहीं फिल करेंगे क्योंकि स्पिलवे के लिए अलग से EC7 सीट है। ये सीट केवल वही डैम्स फिल करेंगे जिनके पास कंक्रीट ग्रेविटी का NOF सेक्शन है, नॉन ओवरफ्लो सेक्शन। जिनके पास नहीं है वो सिंपली बोल देंगे दिस सेक्शन इज नॉट अवेलेबल और सारे क्वेश्चन उनके डिसअपियर हो जाएंगे। तो लेट से मैं इस पे अनटिक करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आएगा क्रैकिंग का। तो इसमें दो सेक्शन है, स्ट्रक्चरल क्रैकिंग और नॉन स्ट्रक्चरल क्रैकिंग। तो स्ट्रक्चरल क्रैकिंग वो क्रैक्स होते हैं जो आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के एक्सीड करने से आते हैं, और नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स वो क्रैक्स हैं जो आपके श्रिंकेज के कारण या कंक्रीट और वाटर के एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण जो क्रैक्स आते हैं। ये सारा डिटेल आप जब जो होम पेज मैंने आपको दिखाया था, होम पेज में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड सेक्शन में दिखे थे। उन डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे तो रेफरेंस मैनुअल है इस रैपिड स्क्रीनिंग सीट का। उस रेफरेंस मैनुअल में आपको इस पर्टिकुलर एक एक सेक्शन की काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्ट्रक्चरल क्रैक्स कैसे पता करें कि ये गिवन क्रैक स्ट्रक्चरल क्रैक है या नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक है, वो उन रेफरेंस मैनुअल में दिया गया है। Then you have concrete deterioration, wet surface and leakage, leaching. These all question you will find in your inspection report. अब यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट में एक टर्म है मिसअलाइनमेंट और दूसरा टर्म है डिफरेंशियल मूवमेंट। सो बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। मिसअलाइनमेंट मींस rotation from its axis and differential movement means different value of movement of two different point। तो ये चीजें आप इसको फिल करेंगे। देन एंकर्स, यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन करने वाली है और वो है इंस्ट्रूमेंटेशन वाला सेक्शन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यदि आपका आप बोलेंगे कि नो इंस्ट्रूमेंटेशन, मेरे डैम में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं है, तो हम सेक्शन बी पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि सेक्शन बी में वो क्वेश्चन है जो आपसे हाँ ये पूछना चाहते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा ट्रेंड शो करते हैं। तो यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं है तो आप बता ही नहीं सकते कि आपके इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो यदि आप फोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेक्शन बी डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने फोर्थ पे क्लिक किया तो सेक्शन बी डिसअपियर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इंस्ट्रूमेंटेशन को आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंटेशन है कि नहीं, तो इसके लिए आप ये जो रेगुलेशन पब्लिश हुआ है NDSA के द्वारा उससे कंपेयर करेंगे कि आपके डैम में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन है कि नहीं। ओके, सो दिस इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ EC7 spillway structure।
तो जिनका भी स्पिलवे स्ट्रक्चर है दे विल फिल दिस शीट. I think these terms are self-explanatory, and this instrumentation section you will find everywhere from EC6 to EC9. Okay. And then we have EC8 masonry dam. The question of concrete section and masonry section, they are almost equal. जो आपको कंक्रीट वाले सीट में जो क्वेश्चन दिखे थे वही क्वेश्चन आपको मेसनरी वाले सीट में भी दिखेंगे. बस एक इसमें एडिशन होता है वो मोर्टार का, क्योंकि कंक्रीट आपका मेसनरी में मोर्टार भी होता है, तो मोर्टार का एक क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाता है. बाकी इसके सारे क्वेश्चन कंक्रीट वाले ही होते हैं. So now we have completed up to EC8. Now EC9 is having the highest weightage. आप अभी आपने देखा होगा कि TC में सबसे ज्यादा वेटेज किसका था, TC8 फाउंडेशन का था 28. इसी तरह EC में सबसे ज्यादा वेटेज है EC7, EC8 आपका जो एम्बैंकमेंट डैम है इसका सबसे ज्यादा वेटेज है 70. तो आपको इस सीट को बहुत ही केयरफुली फिल करना है. और इसमें स्लोप स्टेबिलिटी और आपके सीपेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मास मूवमेंट, सिंक होल्स, बॉइलिंग. ये बॉइलिंग कैसे डिटरमिन करें, सिंक होल और बॉइलिंग, और एग्जिट ग्रेडियंट कितना है हमारा, वो सारी चीजें आपको एफएक्यू में डिटेल में मिल जाएंगी. बट इस ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी देखेंगी, तो वहां से भी आप इसको एज ए रेफरेंस यूज करते हुए आंसर कर सकते हैं. और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई ऑप्शन चूज कर लिया कि से फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया कि मेरे डैम में सिंक होल है, तो सिंक होल को मैं फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड सपोर्टिंग एविडेंस में चूज करके सिंक होल की फोटो को भी अपलोड कर सकता हूँ. ठीक है. तो इस तरीके से आप अपनी स्कोरिंग को जस्टिफाई भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपका EC9 भी कंप्लीट हो गया. अब आता है EC सेक्शन का लास्ट सीट EC10. इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि EC10 वाली जो सीट है उसका आपका कोई रिस्क वेटेज ऐड नहीं होता. इट इज जस्ट टू फ्लैग अ इशू कि वेदर योर डैम इज क्लासिफाइड एज क्लास ए स्ट्रक्चर और नॉट. क्लास ए स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको कंडीशन दिख जाएंगी, एक्टिव सिंक होल, बॉइलिंग डाउन स्ट्रीम, स्लोप इंस्टेबिलिटी और डिस्चार्ज ऑफ मडी वाटर और एनी अदर दीज कंडीशंस. ओके. सो बेस्ड अपॉन दिस आपको बताना है कि आपका डैम क्लास ए स्ट्रक्चर है या नहीं, और वेदर योर डैम ब्रीच कैन कॉज कैस्केडिंग फेलियर और नॉट. ओके. तो ये दोनों क्वेश्चन आपको जस्ट आंसर करने हैं यस और नो में. इसका रिस्क वेटेज आपका ऐड नहीं होगा. इसको मैंने सेव किया. तो ये हमारा EC सेक्शन भी कंप्लीट हो गया.